हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ये सभी एक तरीके से आउट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ ओरिजिनल आपको बुक, ई बुक, ये सारी चीजें चाहिए तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चाहिए, ठीक है, तो आप सर्च कीजिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 बाई पॉली वाला सेमेस्टर आपको लास्ट में लगा देना है। इसी प्रकार से जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको सर्च करना है। इस बार का आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रिंटर से आप क्या समझते हैं। इसके 5 लाभ और 5 हानि आपको बतानी है। यानी कि प्रिंटर शेयरिंग क्या है और इसके 5 लाभ और 5 आपको हानि बतानी है। तो प्रिंटर प्रिंटर शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रिंटर या फिर प्रिंटर शेयरिंग कहिए। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर वह तकनीक है जिसमें एक ही प्रिंटर को, मतलब आपके पास एक क्या है, प्रिंटर है। एक प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़कर कई कंप्यूटर उपयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कहीं रूम लेने गए हैं, तो आप हैं, आपके दोस्त वगैरह है, ठीक है, 3-4 लोग हैं, तो आप क्या करते हैं, रूम शेयर कर लेते हैं। मतलब एक ही रूम में 3-4-5 लोग जितने जितनी व्यवस्था हो पाएगी उतना रह लेंगे। उसी प्रकार से शेयरिंग ऑफ प्रिंटर का मतलब क्या है कि आपके पास बस एक प्रिंटर है। क्या है? आपके पास बस एक प्रिंटर है और कई लोग हैं काम करने वाले, कई सारे कंप्यूटर हैं। तो इसी एक प्रिंटर से क्या करेंगे, सभी कंप्यूटर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। सभी कंप्यूटर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और अपना काम वगैरह क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये काम कर रहा है, अब इसको कुछ प्रिंट निकालना है, ठीक है, कोई कागज निकालना है, इसकी फोटोकॉपी वगैरह निकालनी है, तो यहाँ पे ये आप करिए कि प्रिंटर से एक तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ये अपना निकालना होगा तो ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे कंप्यूटर से क्लिक करेगा प्रिंटर वाला ऑप्शन से जाकर के सेटिंग से, तो यहाँ पे जो भी उसको प्रिंट करना होगा यहाँ से इसका प्रिंट निकलने निकलने लगेगा। फिर इसको भी जरूरत है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही प्रिंटर है और एक प्रिंटर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और जब जुड़े रहेंगे तो जिसको जिसको भी प्रिंट करना होगा वो अपना अपना प्रिंट करेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की आपकी तकनीक है। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर क्या है कि एक प्रकार की आपकी तकनीक है जिसमें आपके पास मान लीजिए कि एक ही प्रिंटर है और कई सारे आपके कंप्यूटर हैं और जोड़ करके आप अपना काम चलाते हैं। कई सारे कंप्यूटर से कहिए कि एक ही प्रिंटर को जोड़ करके और आप अपना काम चलाते हैं, अर्थात आप चीजों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसी को हम शेयरिंग ऑफ प्रिंटर कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखिए शेयरिंग के चरण कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला आपको एक तरीके का ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि प्रिंटर को एक कंप्यूटर से जोड़ो और चालू करो। पहला क्या करना है कि एक कंप्यूटर से, ये नॉर्मल स्टेप है कि हाँ पहले एक कंप्यूटर से जोड़ दिया हमने प्रिंटर को, ये हमारा प्रिंटर हो गया, ये हमारा एक कंप्यूटर हो गया, इससे हमने जोड़ लिया, ऑन कर लिया। फिर दूसरा देखिए, उस कंप्यूटर में प्रिंटर शेयरिंग चालू करो, ठीक है। अब उस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर को जो हमने जोड़ा है प्रिंटर से, इसमें हम शेयरिंग ऑप्शन को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। प्रिंटर को शेयर के रूप में सेट करो। अब शेयर के रूप में ऑन करके हम सेट कर लेंगे और दूसरे कंप्यूटर से प्रिंटर ढूँढो और जोड़ो। अब दूसरे कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर जो भी है, उसमें हम सेटिंग को ऑन करेंगे और जोड़ते जाएँगे, एक-एक करके जोड़ते जाएँगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट टेस्ट करेंगे, अर्थात प्रिंट करेंगे। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल स्टेप हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेप हो गया कि हाँ, हमें पहले एक प्रिंटर को और एक कलिए के कंप्यूटर चाहिए, उसको हम सेट करेंगे, उसको एक तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरे प्रिंटर को, तीसरे प्रिंटर को ऐसे-ऐसे कनेक्ट करते जाएँगे। अब जो आपका सेटिंग है, इसमें क्या-क्या सेटिंग होती है, जो ऑफिशियल सेटिंग होती है, आपको क्या-क्या करना होता है। तो पहला स्टेप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कैसे प्रिंटर को कनेक्ट करना होता है एक कंप्यूटर से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएँ और नेटवर्क्स एंड शेयरिंग कह लीजिए कि सेंटर खोलें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाएँगे, तो एक कंट्रोल पैनल आता है उसमें जाना है, फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन आएगा उसमें जाना है,
फिर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। फिर टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पे विकल्प को चूज़ करके एक्सेप्ट करके सेव वगैरह कर देना है। फिर डिवाइस एंड प्रिंटर्स वाले में जाना है और अपने प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद से राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। उसी प्रॉपर्टीज़ में आपको शेयरिंग टैब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, शेयर दिस प्रिंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पे चेक करके मतलब क्लिक करके अलाउ करके उसके बाद से आपको सेव कर देना है, ओके अप्लाई बटन दबाना है और उसके बाद से सेटिंग को सेव कर देना है। ये आपका ऑफिशियल कहिए कि प्रिंटर शेयरिंग का सेटिंग है जो आपको कंप्यूटर में करना होता है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप विंडोज़ में जाते हैं ऑल प्रोग्राम में, तो जैसे ऑल प्रोग्राम में जाएँगे यहाँ पे, तो उसके बाद से देखिए एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए नेटवर्क एंड यहाँ पे दिख रहा होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इस पे क्लिक करके आपको वही सारी सेटिंग्स आएँगी। इसको आपको अलाउ कर लेना होता है, तो ये आपका ऑफिशियल स्टेप है नेटवर्क सेटिंग का, ठीक है? जो आपका प्रिंटर सेटिंग है मतलब प्रिंटर में कहिए कि कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने का एक तरीके से जो सेटिंग है, ये आपका ऑफिशियल स्टेप है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए प्रिंटर शेयरिंग के फ़ायदे, ये स्टेप समझ गए और आपने ये देख लिया कि हाँ, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से देखिए प्रिंटर शेयरिंग के 5 फ़ायदे भी इसमें पूछा गया है और 5 आपसे नुकसान भी पूछा गया है। तो पहला फ़ायदा क्या है भाई? पहला फ़ायदा ये है कि लागत बचत। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 कंप्यूटर है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 हमें प्रिंटर चाहिए था, सबका अलग-अलग जोड़ते हम, ठीक है? लेकिन एक ही प्रिंटर से क्या चल जा रहा है, पूरा काम चल जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे पैसे की बचत होगी अर्थात एक ही प्रिंटर कई उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग-अलग प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि जगह की बचत, भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जगह की बचत होगी कि हाँ, एक ही प्रिंटर है, 5 प्रिंटर रहता तो 5 जगह रखते, एक ही प्रिंटर है तो एक ही जगह रखेंगे। सुविधा, नेटवर्क पर किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट किया जा सकता है, अर्थात ये सुविधा भी देता है कि हाँ, एक ही मान लीजिए जैसे ये वाला आपका कंप्यूटर है, फिर दूसरा कंप्यूटर है, फिर तीसरा कंप्यूटर है और ये आपका एक क्या है, आपका प्रिंटर है। तो कहीं से भी किसी भी नेटवर्क वाले जैसे जिससे भी जुड़ा है तो आसानी से सबसे प्रिंट कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ, तीनों से जुड़ा है लेकिन बस इसी से मेन से प्रिंट करना है, नहीं। इससे भी प्रिंट कर सकते हैं, इस पे काम कर रहे हैं तो, इस पे कोई दूसरा काम कर रहा है तो इससे भी प्रिंट कर सकता है, इस पे तीसरा काम कर सकता है तो यहाँ से भी क्लिक करके प्रिंट कर सकता है। तो सुविधा देता है, नेटवर्क पर किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट किया जा सकता है। फिर संसाधनों का कुशल उपयोग, प्रिंटर का उपयोग अधिकतम होता है, बेकार नहीं पड़ा रहता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपके 5 कंप्यूटर हो गए और पाँचों के लिए क्या हो गए, अलग-अलग कह लिए कि एक तरीके से प्रिंटर हो गए और इसका उपयोग काफ़ी कम हो रहा है, तो प्रिंटर क्या हो जाता है, जैसे एक में यहाँ पे बहुत कम उपयोग हो रहा है, तो ये आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर लगातार उपयोग होते रहेगा, तो एक तरीके से उसका मेंटेनेंस वगैरह, जैसे मेंटेनेंस भी होते रहेगा और लगातार उपयोग होते रहेगा, तो एक तरीके से उसमें खराब होने की संभावना जल्दी नहीं रहती है। अगर सही से चीज़ें उपयोग होती हैं, तो उसमें खराब जल्दी चीज़ें नहीं होती। अगर नहीं उपयोग होता, तो रखे-रखे एक तरीके से खराब हो जाता। तो संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, प्रिंटर का उपयोग अधिकतम होता है, बेकार नहीं पड़ा रहता है कि हाँ, चलिए बेकार में पड़ा है या फिर 5-6 हमने खरीद लिया है और 1 ही 2 का उपयोग हो रहा है और सब बेकार में पड़ा है, तो एक ही रहेगा तो बेकार में नहीं पड़ा रहेगा, उसका कुशल तरीके से उपयोग वगैरह होते रहता है, ठीक है? फिर देखिए केंद्रीय प्रबंधन, यानी कि एक ही प्रिंटर का रख-रखाव और कागज़ स्याही भरना आसान होता है। भाई 5 प्रिंटर है, 10 प्रिंट है हमारे पास प्रिंटर है, अब उसमें क्या करेंगे, हम स्याही भरते हैं या फिर उसका मेंटेनेंस करिए कि उसको साफ करना है या फिर जो भी मेंटेनेंस का कार्य हो करेंगे। अब 5 रहेगा तो भाई 5 या फिर 10 रहेगा तो सबका करना पड़ेगा। एक ही है तो इसमें कहिए कि रख-रखाव भी आसानी से हो जाता है और कागज़ जो स्याही उसमें पड़ती है, ठीक है? कागज़ वगैरह तो उसमें भी आसानी होती है। हाँ, चलिए हमें एक ही पे कहिए कि प्रिंटर पे काम करना है, इसी का मेंटेनेंस करना है, इसी में कागज़ और स्याही जो भी डालनी है और सब में तो नहीं डालना है, तो ये थोड़ा-सा आसान रहता है। अब चलिए इसके फ़ायदे आपने देख लिए, अब 5 नुकसान देख लीजिए कि सिंगल पॉइंट फेल्योर, यानी कि अगर प्रिंटर खराब हो जाए तो सभी उपयोगकर्ता कई उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि भाई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक ही प्रिंटर है, सबसे कनेक्ट है और ये खराब हो गया, तो जितने उपयोगकर्ता हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग जुड़े थे, प्रिंट कर रहे थे इसी से, तो सब प्रभावित होंगे, सबका नुकसान होगा। ठीक है? तो ये एक तरीके से इसका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, नुकसान है। फिर उसके बाद से देखिए प्रिंटर धीमी हो सकती है, प्रिंटिंग धीमी हो सकती है। धीमी का मतलब क्या है भाई, कई लोग जुड़े हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक प्रिंट कर रहा है तो दूसरा डायरेक्ट उससे प्रिंट कर नहीं सकता है जब तक कि वो पहला वाला ना कर ले। तो कहिए कि एक तरीके से जब कई लोग एक साथ प्रिंट करते हैं तो कतार बन सकती है, आराम-आराम से आपको प्रिंट करना होगा, बारी-बारी एक तरीके से प्रिंट करना होगा। सुरक्षा जोखिम, संवेदनशील दस्तावेज़ अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा देखे जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका आप 5 लोग जुड़े हुए हैं एक ही कंप्यूटर से, ठीक है? एक ही प्रिंटर से
और आपका कोई पर्सनल डिटेल्स या फिर डेटा हो गया जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि दूसरा भी यहाँ पे देख ले, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में। प्रिंट करेंगे तो दूसरा भी मतलब देखने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेगी, तो सुरक्षा का एक तरीके से छोटा-मोटा जोखिम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। फिर नेटवर्क निर्भरता, नेटवर्क डाउन होने पर प्रिंटिंग रुक जाती है। इसमें क्या होता है कि ये सभी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर नेटवर्क डाउन हुआ तो एक तरीके से प्रिंटिंग में समस्या आ जाती है, प्रिंटिंग रुक जाती है। फिर सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन चुनौती, यानी कि शुरुआती सेटअप तकनीक की ज्ञान माँगता है, अर्थात कहिए कि शुरू में जब आप कहिए कि इसका सेटअप करते हैं, 5-6 कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर से जोड़ते हैं, तो आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, कैसे अभी आप आपने ऊपर देखा कि 5-6 स्टेप्स थे, तो वो स्टेप्स आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, ऐसे-ऐसे हमें करिए कि कंप्यूटर शेयरिंग को ऑन करना है और कंप्यूटर से प्रिंटर को कहिए कि एक तरीके से सेटिंग को ऑन करना है कि हाँ, सेटिंग कैसे-कैसे करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या-क्या सेटअप के तरीके हैं। तो ये कहिए कि एक तरीके से जानना आपको पड़ता है, इसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएँगे, कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये कुछ करिए कि 5 नुकसान थे छोटे-मोटे और फ़ायदे आपने ऊपर देखे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीवीआई वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। कंप्यूटर के घटक को क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए तथा सबकी परिभाषा लिखिए, ठीक है? नॉर्मल परिभाषा देना है और सबको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। घटक क्या होते हैं भाई? घटक क्या होते हैं कंप्यूटर के? वे हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कंप्यूटर के एक तरीके से घटक का मतलब होता है कि उसके पार्ट्स, उसके पुर्जे और उसको जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंप्यूटर हो गया, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या-क्या चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, तो जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं, ठीक है? भाई एक कंप्यूटर हो गया, अब कंप्यूटर कैसे चलेगा? तो इसमें आपके माउस, कीबोर्ड, सीपीयू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से ये तो हार्डवेयर घटक हो गए, फिर सॉफ्टवेयर में आपके कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो कंप्यूटर घटक का मतलब ही होता है कि हाँ, कॉम जो अगर कंप्यूटर के घटक की बात हो रही है, तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? क्या-क्या चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ेगी? तो उसी को हम क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। तो घटक आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बहुत सारे बच्चों से जब घटक पूछा जाता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि हाँ, घटक हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, नहीं। जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर के घटक के बारे में बताइए, तो घटक का मतलब होता है कि हाँ, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कैसे सुचारू रूप से कंप्यूटर चलता है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार के घटक होते हैं। पहला क्या होता है हार्डवेयर घटक, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर घटक। हार्डवेयर घटक मतलब जो हार्डवेयर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर घटक मतलब जो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप जितने मोबाइल में या फिर कहिए कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन का उपयोग वगैरह करते हैं, तो वो क्या हो जाएँगे आपके सॉफ्टवेयर घटक हो जाएँगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के घटक होते हैं या फिर कहिए कि कंप्यूटर के घटक के बारे में बताइए, तो आपको क्या लिखना है कि कंप्यूटर में 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है हार्डवेयर घटक और दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर घटक। हार्डवेयर घटक क्या होता है? ऐसे घटक या फिर पुर्जे जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं, वे हार्डवेयर घटक कहलाते हैं। ऐसे पुर्जे या फिर कहिए कि जो हार्ड वाली चीज़ें होती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं, वो हार्डवेयर घटक कहलाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर घटक क्या कहलाएँगे? सॉफ्टवेयर घटक ऐसे घटक होते हैं जिसको हम केवल देख सकते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? केवल देख सकते हैं, वे इसको हम ना ही छू सकते हैं और ना ही हाथ में ले सकते हैं। जैसे ऐसे घटक जिसको आप केवल देख सकते हैं, वे सॉफ्टवेयर घटक कहलाते हैं। ये निर्देशों के समूह होते हैं, ठीक है? एक तरीके से ये प्रोग्राम की गई चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम किए गए कहिए कि एक तरीके से सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? निर्देशों के एक तरीके से समूह होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? निर्देशों के समूह होते हैं। इनकी पहले से प्रोग्रामिंग की गई होती है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर घटक समझ गए। फिर ऐसे घटक जिसको हम केवल देख सकते हैं और ये क्या होते हैं? निर्देशों के समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है? एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है। इसको जैसे-जैसे प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे-जैसे इसमें कोडिंग की गई है, वही काम करता है। अब व्हाट्सएप में आप जाकर के चैट भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अब व्हाट्सएप में जाकर के आप उसमें लूडो थोड़ी खेलेंगे, ठीक है? या फिर व्हाट्सएप में जाकर के आप उसमें गेम थोड़ी खेल पाएँगे। ये जिस काम के लिए बनाया गया है, जिसके लिए प्रोग्रामिंग किया गया है, इसको निर्देश दे दिया गया है कि भाई आपको चैट करना है, आपको वीडियो कॉलिंग के लिए मतलब प्रोग्रामिंग किया गया है कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। जिसके लिए इसको प्रोग्राम किया गया है, कोडिंग किया गया है, इससे वही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या होते हैं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देशों के समूह होते हैं। इनको जो पहले से काम दे दिया गया है, बता दिया गया है, इसमें जो प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, ये वही काम करेंगे, अलग से कोई काम नहीं करेंगे। तो घटक में क्या देखा कि 2 प्रकार के घटक हैं, हार्डवेयर घटक जो हार्ड वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जितनी भी चीज़ें हो गई आपके सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब हार्ड होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले भी सकते हैं।
सॉफ्टवेयर घटक मतलब जो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे घटक जिसको हम केवल देख सकते हैं, इसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही हाथ में ले सकते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारे सॉफ्टवेयर घटक कहलाते हैं और ये निर्देशों के क्या होते हैं? समूह होते हैं। यहाँ आप देखिए कैटेगरी वाइज़ चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कंप्यूटर के घटक को वर्गीकृत कीजिए तथा सबकी सिंपल परिभाषा दीजिए, ठीक है? तो ये हार्डवेयर घटक आपने देख लिया क्या होता है, इसका डेफिनिशन देख लिया। सॉफ्टवेयर घटक क्या होता है, इसका डेफिनिशन देख लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। एक होता है हार्डवेयर घटक, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर घटक। हार्डवेयर घटक में जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हार्डवेयर घटक में हमारे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये सारी चीज़ें मतलब हर एक चीज़ आ जाएँगी। लेकिन आप अगर कैटेगरी वाइज़ लिखते हैं इसको, कल के एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। अब हार्डवेयर घटक में क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, फिर स्टोरेज डिवाइस होता है, फिर कनेक्टिविटी डिवाइस होता है, फिर आपका पावर सप्लाई डिवाइस होता है। एक-एक को देख लीजिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि ए कंप्यूटर ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। जैसे हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, स्क्रीन पे अप डाउन करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं, माउस से क्या करते हैं, चीज़ों को क्लिक करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को इधर-उधर जो भी काम करना होता है, कंप्यूटर को एक तरीके से हम बताते हैं कि कंप्यूटर तुमको क्या करना है। जिस पे क्लिक करेंगे कि हाँ, ये काम करना है, हम उस पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर वो काम करेगा, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि हाँ, ये काम करना है, जो-जो हम कमांड करते हैं, जो-जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हाँ, हम कॉर्नर पे क्लिक करें या फिर ये वीडियो ओपन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देंगे, उस पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर द्वारा हमें रिजल्ट प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कंप्यूटर से कि गाना सुनाओ, ठीक है? तो कंप्यूटर अपने मुँह से थोड़ी गाना सुनाएगा। कंप्यूटर में हम जाएँगे, माउस से क्लिक करेंगे, मतलब इनपुट डिवाइस वाली चीज़ों से हम क्लिक करेंगे, उसको निर्देश देंगे, फिर उसके बाद से वो हमें गाना सुनाएगा। किसके माध्यम से सुनाएगा? स्पीकर के माध्यम से सुनाएगा। तो स्पीकर हमारा क्या हो जाएगा? जो हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो स्पीकर क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। इसी प्रकार से हमें कोई मूवी देखनी है, हम गए माउस से लेकर के इनपुट डिवाइस से उस पे क्लिक किए, स्क्रीन पे कोई किसी मूवी को ओपन कर लिए। अब मूवी कौन दिखाएगा? हमें मॉनिटर दिखाएगा, स्क्रीन हमें पूरा मॉनिटर जो ऊपर का होता है डेस्कटॉप, वो दिखाएगा। तो मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जो भी हमें रिजल्ट देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं और हम कहिए कि जब कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से, वो हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में मेन आपका होता है सीपीयू, जो जिसका कहिए कि उपयोग होता है हर एक कंप्यूटर में। ये क्या करता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, पूरा प्रोसेसिंग, पूरा सोचने-समझने का जो काम करता है, वो क्या करता है, हमारा सीपीयू करता है। अगर सीपीयू नहीं रहता है आपके कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं पाएगा। एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि आपका पूरा शरीर है, ठीक है? और आपके पास सब चीज़ है, हर एक चीज़ है, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है, तो आप किसी काम को कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। इसी प्रकार से इसको सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग ही कहा जाता है कि हाँ, ये क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है, पूरा सोचने, समझने, गणना करने का काम है, वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस अर्थात सीपीयू करता है। एक आपका जीपीयू आता है, तो जो ग्राफिक वाली चीज़ें होती हैं, उसमें कहिए कि आपके जीपीयू का उपयोग होता है, तो मेन आपका क्या है, आपका सीपीयू है, ठीक है? फिर स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रखते हैं, अस्थायी रूप से रखें या फिर अस्थायी रूप से रखें। तो स्टोरेज डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस जो कहिए कि डेटा को एक तरीके से संग्रहित करते हैं, रखने का काम करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है? फिर कनेक्टिविटी डिवाइस, जो कहिए कि चीज़ों को, नेटवर्क को या फिर कहिए कि जो भी आपके डिवाइस हो गए, कंप्यूटर को या फिर जितने भी डिवाइस हो गए, उनको जो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कनेक्टिविटी डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, वाई-फाई कार्ड हो गया, ठीक है? फिर आपके कहिए कि यूएसबी वगैरह, हब वगैरह हो गए, जो कहिए कि फिजिकल तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। कई चीज़ें वायरलेस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। तो कनेक्टिविटी डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जो 2 या फिर 2 कंप्यूटर या फिर 2 डिवाइसों को या फिर 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम कनेक्टिविटी डिवाइस कहते हैं। फिर आपका पावर सप्लाई डिवाइस हो गया, जो कहिए कि कंप्यूटर को, जैसे आपका मोबाइल हो गया, तो मोबाइल में आप पावर सप्लाई डिवाइस क्या होता है, आपका चार्जर होता है, उसमें एडाप्टर होता है, ठीक है? अब भाई एडाप्टर अगर नहीं रहता, तो आपका 220 वोल्ट का आपके पास घर में बिजली आती है, तो आप डायरेक्ट वायर से लगाते, तो आपका मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता। उसमें क्या होता है, एडाप्टर होता है, जो कहिए कि एक तरीके से बिजली के प्रवाह को कंट्रोल करता है। उसमें कहिए कि वोल्टेज को नियंत्रित करता है कि हाँ, कितने कहिए कि यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, कितना हमें वोल्टेज चाहिए अपने, या फिर कहिए कि कितने एम्पीयर की धारा यहाँ पे चाहिए मोबाइल फ़ोन के लिए चार्ज करने के लिए, तो उस हिसाब से एडाप्टर वगैरह बनाए जाते हैं। तो पावर सप्लाई डिवाइस क्या होते हैं, जो पावर को कहिए कि आपके
जो भी आपका बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड से क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर तक भेजने का काम करते हैं। जैसे आपका एडाप्टर हो गया, जैसे आपके लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर के चार्जर वगैरह हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, पावर सप्लाई डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस में क्या-क्या आ जाएगा, बस देख लेना, मैंने आपको बता दिया। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफ़ोन हो गया, वेबकैम हो गया। आउटपुट डिवाइस कौन से हो गए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका मेन क्या हो जाएगा, मेन आपका सीपीयू हो जाएगा, एक आपका जीपीयू भी होता है। फिर स्टोरेज डिवाइस में इसको आप नहीं लिखेंगे, ये मदरबोर्ड थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? ये मदरबोर्ड में ही ये सारे आपके सीपीयू और जीपीयू रहते हैं। फिर उसके बाद से देखिए स्टोरेज डिवाइस में आपका एचएसडी हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, फिर एसएसडी हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा, फिर आपका पेन ड्राइव हो जाएगा, फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो जाएगा। बस इसको नाम अभी मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है? फिर कहिए कि कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ में आपका मॉडेम हो जाएगा, जिसे कहिए कि कनेक्टिविटी डिवाइसेज़ कहते हैं, ठीक है? मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, ब्लूटूथ के लिए एडाप्टर वगैरह हो गए, ये सब क्या है, आपके कनेक्टिविटी डिवाइसेज़ हैं। फिर उसके बाद से देखिए, अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं ये? तो एक डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा या फिर निर्देश को भेजता है, अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। आउटपुट डिवाइस भाई क्या होते हैं? तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? एक डिवाइस जो कंप्यूटर से प्रोसेस यानी कि डेटा को प्राप्त करता है, हमें आउटपुट देता है, हमें रिजल्ट देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? वह डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस और कैलकुलेट करता है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। फिर स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया? डेटा को अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला डिवाइस होता है, मेमोरी होता है। फिर पावर सप्लाई डिवाइस क्या हो गया? कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाला डिवाइस होता है। कनेक्टिविटी डिवाइस क्या हो गए? कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस या फिर नेटवर्क से जोड़ने वाले क्या होते हैं? आपके डिवाइस होते हैं। कनेक्टिविटी डिवाइस आपका 2 बार हो गया, 2-2 नाम से, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए, ये तो आपने पहला घटक देख लिया, हार्डवेयर घटक, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर घटक होता है। तो सॉफ्टवेयर घटक में क्या होता है? ऊपर मैंने आपको डेफिनिशन बताया कि ऐसे घटक जिसको हम केवल देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही हाथ में ले सकते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर घटक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के समूह होते हैं। इनको जैसे प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे निर्देश दिया गया है, वैसे ही काम करते हैं। व्हाट्सएप में आप जाकर के लूडो नहीं खेल सकते हैं, फेसबुक में जाकर के आप कह लीजिए कि कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, एमएस ऑफिस वाला काम नहीं कर सकते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर अपने-अपने उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? तो इसमें एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपका मोबाइल हो गया, तो आपके मोबाइल में कोई ना कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया या फिर आईफ़ोन होगा, तो आपका आईओएस के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर, लैपटॉप आप चलाते होंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका विंडोज़ होगा, ठीक है? विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये प इसको मतलब इसके बिना आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है? तो एक आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हो गए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, एंटीवायरस वगैरह जो आपके कहिए कि एक तो हो गया कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, जैसे मोबाइल के लिए आपका एंड्रॉयड हो गया, उसी प्रकार से आपके लैपटॉप और कहिए कि कंप्यूटर के लिए आपका विंडोज़ आता है, विंडोज़ 9, 10, 11, ठीक है? ऐसे करके आता है, एक लिनक्स आता है, एक आपका आईफ़ोन वगैरह के लिए, एप्पल के लिए मैक ओएस करके आता है। फिर उसके बाद से डिवाइस और ड्राइवर्स आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर को आपको सही रखना है, वायरस वगैरह से बचाना है, तो एंटीवायरस और डिस्क क्लीनअप वाले सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एक आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए कि जो सिस्टम को पूरा कंट्रोल करते हैं, चलाने का काम करते हैं, पूरे सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बिना आपका सिस्टम ओपन ही नहीं होगा। एक होता है आपका मतलब सिस्टम आपका काम ही नहीं करेगा, सिस्टम इसके बिना एक तरीके से बेकार है, ठीक है? एक आपका होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप अपने उद्देश्य के लिए, आप अपने उपयोग के लिए, किसी काम के लिए विशेष प्रकार का जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आपने एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है? आपके व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, क्या है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, विशेष काम के लिए बनाए गए हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको डेफिनिशन दिख रहा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है और पूरे सिस्टम को चलाने, मैनेज करने और सपोर्ट करने का काम करता है, वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, गेम खेलना या फिर वेब ब्राउज़िंग करना। जैसे आप पबजी वगैरह खेलते होंगे या फिर जो भी गेम वगैरह खेलते होंगे, तो वो गेम के लिए ही बनाए गए। ये नहीं कि हाँ, चलिए आप पबजी वाला ओपन किया उसमें, उसमें हम फ्री फायर खेलने लगे, गेम ही खेलने लगे या फिर दूसरा गेम खेलने लगे, ठीक है? ऐसा नहीं है। जिस भी उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है, वही काम उसमें आपका होगा, दूसरा काम आपका नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंटर और स्कैनर को परिभाषित कीजिए तथा इनमें 5-5 अंतर लिखिए, ठीक है? क्या करना है भाई?
प्रिंटर और स्कैनर को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है और इसमें 5-5 आपको डिफरेंस लिखने हैं। तो प्रिंटर क्या होता है? चीज़ों को जो प्रिंट करता है, जैसे आपकी फोटोकॉपी वगैरह होती है, उसी को उसकी जो मशीन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। स्कैनर क्या करता है? जो चीज़ों को स्कैन करता है। ये प्रिंटर और स्कैनर फिलहाल की बात करें, तो एक ही टाइप के आते हैं, एक ही में एक तरीके से एक ही आपका कहिए कि मशीन हो गया, उसमें प्रिंटर के भी कहिए कि प्रिंटर भी रहता है और स्कैनर भी रहता है। पहले अलग-अलग आते थे, अब आपके एक ही में आते हैं, ठीक है? आपने अगर पूरा लेक्चर को देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ, प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, इसको टाइप्स क्या होते हैं, कई प्रकार-प्रकार के आते हैं, अलग-अलग तरीके के आते हैं। तो यहाँ देखिए प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक सबसे पहले चीज़ कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? जो हमें एक तरीके से कागज़ के रूप में छवि हमें एक तरीके से प्रदान करता है, कागज़ के रूप में हमें डेटा को प्रदान करता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डिजिटल डेटा लेकर उसे कागज़ पर भौतिक प्रति यानी कि हार्ड कॉपी में छापता है। जो आप फोटोकॉपी कराते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर में कोई डेटा है, मान लीजिए कि आपका फोटो ही है कंप्यूटर में सेव है, ठीक है? अब आप इसको कागज़ पे उतार लेंगे, तो क्या कर लेंगे भाई कागज़ पे उतारना मतलब इसकी आप फोटोकॉपी करा लिए, ठीक है? इसको प्रिंट करके कागज़ के थ्रू फिजिकल तरीके से आप अपने पास रख लिए। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डिजिटल डेटा लेकर उसे कागज़ पर भौतिक प्रति यानी कि हार्ड कॉपी में छापता है। फिर स्कैनर क्या है? इसी का उल्टा स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है? क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भौतिक दस्तावेज़, फ़ोटो या ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी डिजिटल इमेज या फ़ाइल बनाता है और पीडीएफ फ़ॉर्म में या फिर इमेज फ़ॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर लेता है। ये क्या करता है? आपका जो भी कंप्यूटर में फ़ाइल डेटा है, जो भी कंप्यूटर में आपका डेटा है, उससे क्या करेगा? कागज़ पर छापेगा। फिर आपका स्कैनर क्या करेगा? स्कैनर इसका उल्टा काम करता है। जो भी आपका कागज़ पर जो भी आपका डेटा है, ठीक है? कागज़ पर फ़ोटो है या फिर कोई डेटा है, इसको स्कैन करके ये क्या करेगा कंप्यूटर अपने फ़ाइल में सेव कर लेगा, पीडीएफ फ़ाइल में, पीडीएफ फ़ॉर्मेट में या फिर जेपीजी में, जिस भी फ़ॉर्मेट में आपका होगा, उस हिसाब से इसको क्या करेगा सेव कर लेगा। ये आपका कागज़ पर छापने का काम करता है और ये जो कागज़ पर चीज़ें हैं, स्कैनर क्या करेगा इसको स्कैन करके और कंप्यूटर में सेव करने का काम करेगा। तो यही हमारा स्कैनर होता है, ठीक है? स्कैनर में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आपने आपको दिखा दूँ, ये आपका स्कैनर हो गया कि हाँ, इसमें रखेंगे हम फिर डेटा को, इसको स्कैन करके, बंद करके, स्कैन करके करिए कि फ़ाइल वगैरह में सेव कर लेंगे। जो भी कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव करना होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। एक आपका होता है जैसे कि आपका बारकोड और क्यूआर कोड स्कैनर होता है कि इसको स्कैन करके हम तुरंत इसके बारे में क्या कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? और ये आपका फ़ोटोकॉपी का मशीन तो आपने देखा ही होगा, हर बार आप कई कई सारे फ़ॉर्म वगैरह फिल अप करते होंगे, फ़ोटोकॉपी वगैरह कराते होंगे, ठीक है? तो देखिए पूछा क्या गया है स्कैनर और प्रिंटर का डेफिनिशन हमने देख लिया, उसके बाद से देखिए प्रिंटर और स्कैनर के बीच 5-5 डिफरेंस पूछा गया है। चलिए डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहला कार्य, इनके बीच कार्य का डिफरेंस देखते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है, डिजिटल डेटा को कागज़ पर कहिए कि हार्ड कॉपी में बदलता है अर्थात कागज़ पर छापता है। स्कैनर क्या करता है, भौतिक दस्तावेज़ फिजिकल जो भी आपके पास कहिए कि दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, को डिजिटल फाइल में क्या करेगा, बदलेगा अर्थात कहिए कि एक तरीके से जो भी आपके पास कागज़ में जो भी डेटा है, उसको क्या करेगा, कंप्यूटर के अपनी फाइल में सेव कर लेगा स्कैन करके, ठीक है? फिर देखिए डिवाइस प्रकार, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और आपका स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। फिर तीसरा चलते हैं डेटा का प्रवाह। प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर कंप्यूटर से डेटा लेता है और कागज़ पर भेजता है। फिर आपका स्कैनर क्या करता है, कागज़ से डेटा लेता है और कंप्यूटर में भेजता है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। फिर उपयोग की बात करें तो प्रिंटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट, फोटो और रिपोर्ट कहिए कि छापने में एक कहिए कि इसका उपयोग होता है। फिर स्कैनर क्या करता है, ऑफ़िस दस्तावेज़, फोटो और किताबों को डिजिटाइज़ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अर्थात इसको कहिए कि जो भी आपके बुक वगैरह हो गए या फिर जो भी दस्तावेज़ हो गए, उसको क्या करेगा स्कैन करेगा और डिजिटल तरीके से क्या करेगा अपनी फ़ाइल में सेव कर लेगा। फिर उसके बाद से देखिए आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर भौतिक कागज़ पर क्या करता है, प्रिंट करता है अर्थात ये हमें हार्ड कॉपी देता है और ये हमें क्या करता है, स्कैनर डिजिटल फ़ाइल जैसे पीडीएफ, जेपीजी जैसे फ़ाइल अर्थात ये हमें सॉफ्ट कॉपी बना करके देता है। तो स्कैनर क्या करेगा देखिए स्कैनर फ़ाइल डिजिटल फ़ाइल जैसे पीडीएफ, जेपीजी जैसे सॉफ्ट कॉपी वगैरह ये हमें देता है और ये जो हमारा प्रिंटर हो गया तो प्रिंटर क्या करता है, हमें हार्ड कॉपी देता है, कागज़ के रूप में हमें एक फिजिकल कॉपी देता है, ठीक है? तो ये इसके मुख्य 5 डिफरेंस हो गए, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को देखेंगे। चैप्टर वाइज़ हम चीज़ों को चलेंगे, देखते चलेंगे और सॉल्यूशन को भी देखते चलेंगे। अगर आप कहेंगे तो केवल मैं आपको क्वेश्चन्स वगैरह बता दूँगा, ठीक है? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रिज और गेटवे को परिभाषित कीजिए तथा इनके कार्यों को बताइए। तो चैप्टर वाइज़ हम चलेंगे तो थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा, सारी चीज़ों को समझेंगे, सारी चीज़ों को आराम से देखेंगे, तो थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ, प्री बोर्ड का पेपर, आपको पिछले 5 साल तक के ओरिजिनल करिए के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएँगे। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेज़ में आप इन सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।